Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss traditional and alternative system of medicine part 2 यूनानी system. इनमें डिस्कस यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जो ट्रीटमेंट था वो किस तरीके से है, यूनानी सिस्टम किन किन प्रिंसिपल से बेस है, किसने इसकी इन्वेंशन की थी, ट्रीटमेंट्स क्या रहते हैं, डायग्नोसिस क्या रहते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले द यूनानी सिस्टम इज ओरिजिनेटेड इन ग्रीस बाय ग्रीक फिलोसोफर हिपोक्रेटस, यानी कि जो यूनानी सिस्टम है जो सबसे पहले हिपोक्रेटस ने जो है कि ओरिजिनेट किया था, निकाला था, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे। साथ ही साथ इन 1384 टू 322 बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट एरा में जो अरिस्टोटल थे उन्होंने भी जो हिपोक्रेटिस के जो इवोल्यूशन थे या जो एग्जामिनेशन थे उसको आगे की तरफ बढ़ाया था। जो अरिस्टोटल थे वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने यूनानी सिस्टम में काफी सारा कंट्रीब्यूशन दिया था, जिन्हें अपन फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी कहते हैं। यानी कि अरिस्टोटल गोल्डन ग्रीक फिलोसोफर गिव कंट्रीब्यूशन टू इट एंड आल्सो नोन एज फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, while Hippocrates को कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। इन इंडिया यूनानी सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अरब्स इन 10th सेंचुरीज एडी, यानी कि जो यूनानी सिस्टम है इंडिया के अंदर जब अरब्स आए थे तब जो मुगल शासन था उस समय जो है कि इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि था 10th सेंचुरी एडी यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ये जो मोस्टली जो ट्रीटमेंट था यूनानी वाला वो हकीम किया करते थे। हकीम जो है मुस्लिम जो अपने फिजिशियंस हैं उनको हकीम कहते थे। और जो यूनानी सिस्टम है वो काफ़ी सारे नामों से जाना जाता था। दे आल्सो कौन कौन से नाम हैं, जैसे कि अरब मेडिसिन, ग्रीसियो अरब मेडिसिन, लोनिया मेडिसिन, इस्लामिक मेडिसिन एंड ओरिएंटल मेडिसिन। यानी कि जो यूनानी सिस्टम है उसे इन नामों से भी जाना जाता था। बहुत ही पुराना टाइम का मेडिसिन सिस्टम है, बट इंडिया के अंदर है जो कि 10th सेंचुरी में आया था। फिर अपन बात करें प्रिंसिपल की कि जो प्रिंसिपल है यूनानी सिस्टम का वो किस किस थ्योरी पे बेस्ड है, या क्या कहता है कि जो डिजीज हैं वो किस तरीके से होती हैं, या अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि नेसेसरी हैं। तो जो प्रिंसिपल है ये दो थ्योरीज पे बेस हैं। पहली है हिपोक्रेटिक थ्योरी जो हिपोक्रेटस ने दी थी। इसने ये कहा था कि टोटल है जो कि 4 ह्यूमर्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करते हैं। यानी कि दे आर ऑल 4 ह्यूमर्स, दे रेगुलेट द फंक्शन ऑफ बॉडी इफ डिस्टर्ब ड्यू टू डिजीज। यानी कि अगर ये चारों के चारों जो ह्यूमर्स हैं अगर ये बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने सेम एक कंसंट्रेशन में या बैलेंस में नहीं रहते, तो जो हेल्दी पर्सन है वो किसी ना किसी डिजीज को गेन कर लेगा और जो डिजीज है या फिर अनहेल्दी हो जाएगा। तो ये वो 4 ह्यूमर्स कौन कौन से हैं? 4 ह्यूमर्स are dum, which is known as blood, bulgum, phlegm, साफरा येलो बाइल एंड सोदा इज ब्लैक बाइल। इन चारों जो ह्यूमर्स हैं इनको एक साथ अखलत भी कहते हैं। ये सारे के सारे जो थ्योरीज हैं हिपोक्रेटस ने कही थी कि ये जो 4 ह्यूमर्स हैं ये अपनी बॉडी के जो फंक्शन है उनको रेगुलेट करते हैं, और अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो जो नॉर्मल ह्यूमन है वो अनहेल्दी हो जाएगा। दूसरी जो थ्योरी है वो है पाइथागोरियन थ्योरी। पाइथागोरियन ने कहा था कि जैसे इसमें 4 प्रॉक्सिमेट क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि जो गुण होते हैं वो ये भी एक ह्यूमन के पूरी की पूरी जो लिविंग बॉडी है उसको रेगुलेट करते हैं। तो जो स्टेट ऑफ लिविंग ह्यूमन बॉडी है वो 4 तरीके की होती है, या तो हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट एंड ड्राई। यानी कि एक तरीके से टेम्परामेंट है ह्यूमन के कि वो इन 4 प्रकृति के साथ पाया जा सकता है, हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट एंड ड्राई। जैसे कि त्रिदोषा था तो उसमें भी तीनों वात पित्त कफ थे, उसमें से बॉडी में कोई डोमिनेट कर रहा था, तो वैसे के वैसे पाइथागोरियन थ्योरी ने भी ये कहा कि जो ह्यूमन है उसके अंदर 4 तरीके के टेम्परामेंट होते हैं, कोई ना कोई डोमिनेटिंग होगा या फिर मिक्सचर्स ऑफ टेम्परामेंट उनमें पाए जाएंगे, जैसे हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट एंड ड्राई। इन्हें मिजाज भी कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमर्स हैं, जो क्वालिटीज हैं और जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये सारे के सारे बैलेंस रहें तो जो पर्सन है वो एकदम नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, हेल्थी रहेगा। और इनमें कुछ इम्बैलेंस होता है तो जो वो है पर्सन है जो अनहेल्दी हो जाता है, उसके चक्कर में अपने को उनको मेडिसिन देनी पड़ती हैं ताकि जो इम्यूनिटी है वो वापस बढ़ सके, उनके अंदर जो डिस्टर्ब हो रहा था उसको अपन वापस बढ़ा सके, और जो इन सब का है जो वेल बैलेंस वापस क्रिएट किया जा सके। अब इसमें ये कहा है कि जो ह्यूमर है वो पर्टिकुलर कुछ क्वालिटी से रिलेटेड है, यानी कि जो ब्लड है इस क्वालिटी से मिलके बना है और ये एलिमेंट इस पे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि ह्यूमर है ब्लड, उसकी क्वालिटी रहती है हॉट एंड मॉइस्ट और वो एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एयर को। वाइल येलो बाइल क्वालिटी में है हॉट एंड ड्राई, एलिमेंट है इसका फायर, येलो टू येलो रिप्रेजेंट इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। और जो एयर एंड फायर हैं दोनों मिल के एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि त्रिदोषा के अंदर वात पित्त कफ था, मिल के कोई ना कोई चीज बॉडी के अंदर कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो ह्यूमर्स एलिमेंट एंड क्वालिटीज है सेम उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलिमेंट को यहाँ पे अरखान कहेंगे। ब्लैक पाइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड एंड ड्राई एंड विच एलिमेंट इज अर्थ, while phlegm is cold and moist, element is water, and earth and water
टुगेदर डेवलप द ऑर्गन। यहाँ इस चार्ट से अपन आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि 4 तरीके की ह्यूमर्स हैं, येलो बाइल, ब्लड, फेलम एंड ब्लैक बाइल। येलो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉट एंड ड्रायर एंड रिप्रेजेंट फायर, while blood is a combination of hot and wet, while it जो element है इसका है air, phlegm is wet and cold, element is water, and black bile is element of cold and dry, where element is earth. If power of self-preservation, which is known as medicatrix nutria or defense mechanism weaken, imbalance in humoral compositions or equilibrium disturbs, which leads to disease and need medication. यानी कि अगर जो पावर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है या जो ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, तो जो उसकी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे अपन कहते हैं मेट्रिकटिक्स न्यूट्री, वो भी वीक हो जाएगी, और वो वीक होगी तो जो पर्सन है वो अनहेल्दी होगा, और अनहेल्दी होने के चक्कर में उसमें कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। अगर वो डिजीज होती है तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो सारे के सारे ह्यूमरल्स हैं इनके इम्बैलेंस से वो डिजीज हुई है, जो एलिमेंट, टेम्परामेंट एंड ह्यूमर हैं इनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। उसे ट्रीट करने के लिए अपन मेडिकेशन देंगे जो कि उसके जो एलिमेंट्स हैं या टेम्परामेंट है उनको वापस उस तरीके से मैनेज कर पाए, और जो अनहेल्दी पर्सन है वापस हेल्दी हो सके। द ग्रीक आइडियाज वर पुट बाय अरेबियन फिजिशियन एज 7 वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि जो ये अरब का आइडिया था, उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली जो ये 7 प्रिंसिपल्स हैं इस तरीके से है जो कि बॉडी बैलेंस रहती है। इस 7 प्रिंसिपल को उन्होंने कहा था उमरे तैबिया, जिसमें अरखान यानी कि एलिमेंट्स, जो 4-5 एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं, मिजाज यानी कि टेम्परामेंट, कोल्ड, हॉट, ड्राई एंड वेट, अखलत यानी कि ह्यूमर, अंजा यानी कि ऑर्गन, अरवा यानी कि स्पिरिट, क्वा यानी कि पावर एंड अफल यानी कि फंक्शन। इन सबको उन्होंने कहा था कि ये जो 7 वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं इसके आधार पर जो है कि मेडिकेशन है या ट्रीटमेंट है वो किया जाता है, और इनमें से जब एलिमेंट, टेम्परामेंट और ह्यूमन वेल बैलेंस होंगे तो जो पर्सन है वो हेल्दी होगा, और इनमें अगर डिस्टर्बेंस आता है किसी ना किसी डिजीज के कारण तो जो पर्सन है उसको ट्रीट करने के लिए अपने को उसको ऊपर से मेडिकेशन देना पड़ता है। अब टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे, सपोज अपन ये पता चल गया कि हाँ भाई ये पर्सन है जो कि बीमार है, तो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो यूनानी सिस्टम में है वो किस तरीके के रहते हैं। तो यूनानी सिस्टम में सबसे पहले रहता है रेजिमेंट थेरेपी विच इज नोन एन इलाज बी तदबीर। इसके अंदर एक तरीके से ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ही है, जैसे अपन ने आयुर्वेद में पढ़ी थी कि बॉडी को प्यूरिफाई कर दिया जाता है, कि बॉडी में मेंटली वो प्यूरिफाई करना है या बॉडी को फिजिकली प्यूरिफाई करना है, वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा, डायग्नोस कर लिया जाएगा और उसके बाद उसको ट्रीट कर लिया जाएगा। जैसे कि डायफोरोसिस किया जाता है, जैसे कि बहुत सारा स्वेट लाना, डायूरेसिस, यूरिनेशन, वेन सेक्शन यानी कि पर्टिकुलर कोई वेन को पंच कर देना, वहां से ब्लड को इजेक्ट करना ताकि ब्लड प्यूरिफाई हो सके, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज दे दी बॉडी को फिट करने के लिए, लीचिंग, जो लीच होते हैं वो आपकी बॉडी पे आएंगे और वो ब्लड को सक करेंगे। तुर्किश बात एक पर्टिकुलर तरीके की बात होती है जिस कारण एक तरीके से आप ये समझ सकते हो एक तरीके का स्पा है जिसमें बॉडी को काफी रिलैक्स कर दिया जाता है। मसाज, पर्गिंग एंड एमेसिस। पर्गिंग यानी कि एक तरीके से वॉमिटिंग, लग्जेटिव या फिर लूज मोशन अपन कह सकते हैं, एंड एमेसिस यानी कि वॉमिटिंग करवाना, यानी कि एक तरीके से बॉडी को प्यूरिफाई करवाया किया जा रहा है, रिलैक्स किया जा रहा है, या तो उसमें से टॉक्सिक्स निकाल के या फिर मसाज या इस तरीके की थेरेपी देते हुए। फिर है डाइटोथेरेपी, उसे कहते हैं इलाज बिल गिजा, यानी कि किसी पेशेंट में अगर किसी डाइट इन डिस्टर्बेंस के कारण है जो कि अनहेल्दी कंडीशन आ रही है तो उसकी डाइट को रेगुलेट कर दिया जाता है उसकी प्रकृति को देखते हुए, उसके टेम्परामेंट्स को देखते हुए, और वो वापस हेल्दी हो जाता है। यानी कि स्पेसिफिक डाइट रेगुलेशंस उसको दे दी जाएगी कि आपको ये चीजें खानी है, इन चीजों को अवॉइड करना है। दिस इज अ डाइट थेरेपी इन यूनानी सिस्टम। फिर है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी यानी कि अगर वो डाइट से भी सही नहीं हो रहा है और प्यूरिफिकेशन से भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे इनको साथ साथ कोई मेडिसिन भी देनी पड़ेगी ताकि उनके जो टेम्परामेंट्स हैं या जो भी उनके ह्यूमर्स हैं वो वापस है जो नॉर्मल कंडीशन में आ सकें, उन्हें वापस एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अपन उन्हें ड्रग्स या फिर हर्ब्स देंगे। अब ड्रग और हर्ब्स में भी किस तरीके के कैरेक्टर की ड्रग है जो कि पेशेंट को नीडेड है, उसके हिसाब से दो तरीके से इसे जो इलाज बिल दवा है उसे दो तरीके से डिवाइड किया गया है, इलाज बिल जिद और इलाज बिल मिसी। यानी कि या तो आपको जो सेम सिम्टम्स है उसी तरीके की मेडिकेशन दे रहे हैं या फिर उसके ऑपोजिट तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसको सही करने के लिए। यानी कि एक तरीके से आपका जो ह्यूमर है वो कब ज्यादा हो रहा है तो उसे अपने को सप्रेस करने के लिए देना पड़ेगा, और अगर वो कम हो गया तो उसे बढ़ाने के लिए अपने को मेडिकेशन देनी पड़ेगी। तो ये उसी जो बेस पे है। तो जो ओपोजिट ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे कहते हैं इलाज बिल जिद, जिसमें ड्रग ऑफ ओपोजिट टेम्परामेंट दी जाती है, यानी कि अगर टेम्परामेंट बढ़ गया है तो उसे घटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ओपोजिट टाइप ऑफ ड्रग दी जा रही है। वाइल इलाज बिल मिसी के अंदर ड्रग ऑफ सेम टेम्परामेंट दिया जाता है ताकि जो
सिस्टम में उसे सिनर्जाइज किया सके, जो टेम्परामेंट कम हो चुका है उसे वापस उसके नॉर्मल लेवल पे लाया जा सके। फिर है सर्जरी। सर्जरी में यानी कि अगर आप पूरा डायग्नोस और ट्रीटमेंट करके आपको पर्टिकुलर ये पता चल जाए कि ये पार्ट है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है, डायग्नोस करना है, या यहाँ पर ही जो है मेन डिजीज का कारण है, तो सर्जरी से उस पार्ट को या तो रिमूव कर दिया जाएगा, यहाँ पर उसको ठीक कर दिया जाएगा, जिसे कहते हैं इलाज बिल याद। डायग्नोसिस की बात करें कि जो यूनानी सिस्टम है उसमें डायग्नोस कैसे किया जाता था कि पेशेंट को कौन सी डिजीज है और अपने को किस तरीके का उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि जो यूनानी सिस्टम है वो मोस्टली उनका ये रहता था कि जो डिजीज है उसे अपन जड़ से ही खत्म कर दे, रूट जो कॉज है वो डिजीज का पता लगाया जाता था। तो जो डायग्नोसिस है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में देखते हैं। तो जो डायग्नोसिस है यूनानी सिस्टम में वो हकीम्स करते थे, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें यूनानी सिस्टम में हकीम्स कहा जाता था, वो करते थे। वो 4 तरीके से जो है डायग्नोसिस करते थे कि जो रूट कॉज है डिजीज का वो किस तरीके से है। सबसे पहला था रिकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, यानी कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि उसे कौन सी डिजीजेस हैं, उन्होंने कौन कौन सी मेडिकेशंस पहले ले रखी हैं, उसके थ्रू काफी आइडिया लग जाता है कि आपको ट्रीटमेंट कौन सा फॉलो करना है। सेकंड है पल्स रीडिंग, जो पेशेंट है उसकी पल्स चेक की जाती थी कि क्या बीपी लो है, बीपी हाई है, या फिर कोई दूसरी सिम्टम्स तो नहीं है। थर्ड है यूरिन, स्टूल एंड स्पूटम को चेक करना, यानी कि यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल और स्पूटम जो कफ है उसका सैंपल चेक करके ये किया जाता था कि उन्हें कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर अदर फैक्टर्स में लाइक पेशेंट की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है खाने की, ऑक्यूपेशन उनका कार्य कौन सा है, वो किस नौकरी पेशे में है, एंड फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई पर्टिकुलर वैसे डिजीज तो नहीं थी। इन सब का अगर वो डायग्नोसिस कर लें तो उनको जो रूट कॉज है डिजीज का वो पता चल जाता है और जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सटीक हो जाता था। फिर ट्रीटमेंट की बात आती है कि ट्रीटमेंट वो किस तरीके से करते थे यूनानी सिस्टम वाले। तो यूनानी सिस्टम में जो ट्रीटमेंट है वो 2 तरीके से किया जाता था। द ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज टू रिमूव द कॉज ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो मेन एलिमेंट है डिजीज का, यानी कि जो मेन रोग का रीजन है उसे ही रिमूव कर देना बाय ट्रीटमेंट। एंड दूसरा है स्ट्रेंथिंग द ऑफ नेचुरल डिफेंस एंड मैकेनिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स, यानी कि जो नेचुरल डिफेंस है वो वीक पड़ गया, उसके कारण डिजीज हो रही है, उसको स्ट्रेंथन कर देना यूजिंग इम्यूनिटी बूस्टर हर्ब्स। एंड जो वापस उनको डिजीज हो रही है तो उसे रोकना, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाते हुए डिजीज को कम कर देना। मोस्टली जो यूनानी सिस्टम्स हैं उसकी डोजेस फॉर्म भी 3 तरीके की होती हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स के अंदर पाउडर्स जिसे सेफॉस कहते हैं, सूरमा, कोहल एंड पिल्स विच इज नोन एज हब। वाइल सेमी सॉलिड के अंदर मंजन विच इज कॉन्फेक्शन, एक तरीके का पेस्ट, मरहम लाइक ऑरेंटमेंट दिए जाते थे, और लिक्विड में अर्क, शरबत, कुआन एंड ऑयल, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट रहते थे यूनानी सिस्टम के अंदर। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.